नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं। रात को 9 बजे से पहले जनमत में उसकी शुरुआत करते हैं। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे जल्दी से उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं जिनके बारे में चर्चा? जी हां, ये चूक पर इस्तीफा। चूक कैसी? डोनाल्ड ट्रंप अगर सर नहीं घुमाते तो उनको गोली उनके सर को भेद के चली जाती। जरा सा उन्होंने सर घुमाया, वो बच गए, लेकिन ये इंटेलिजेंस का फेलियर था, सिक्योरिटी सर्विसेज का फेलियर था, तो इस्तीफा दे भी दिया गया डायरेक्टर के द्वारा। इसके बारे में जानना है कौन जिम्मेदारी तय कर रहा है अपनी, तो वो आपको बताएंगे। जनमत में बने रहिएगा। और फिर इस फ्लोर ग्राफिक्स में आप समझिए मैटर क्या है। इजराइल विरोधी कमला। अरे नेतन्याहू का बयान आने वाला था यूएस कांग्रेस में, तो उससे पल्ला क्यों झाड़ लिया, दूर क्यों चली गई कमला हैरिस? इसके बारे में एनालिसिस हम आपको बताएंगे। जनमत में बने रहिएगा और समझिएगा क्या कमला इजराइल विरोधी तो नहीं है। जानना है तो बने रहिए। आगे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे बहिष्कार की पॉलिटिक्स। विपक्ष हार के भी जीत गया ऐसा दिखाने का प्रयास करता है। कांग्रेस जो कहती है कि हमारी सीटें इतनी ज्यादा आई हैं और नैतिक अधिकार नहीं है नरेंद्र मोदी को सरकार में रहने, क्योंकि वो जो 400 की बात करते थे वो पा नहीं पाए। लेकिन अब फिर वो बहिष्कार पॉलिटिक्स में आ गए हैं। नीति आयोग का जो होनी है बैठक, उसमें कुछ लोग भाग नहीं ले रहे, कुछ मुख्यमंत्री भाग नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे, कौन है वो आपको बताएंगे। बने रहिए जनमत में। फिर आगे बढ़ेंगे। आपको केवल तस्वीरें भारत की दिखती होंगी कि यहां बाढ़ आ गई, वहां बाढ़ आ गई, लेकिन आपने कभी चीन का हाल देखा होगा, जो खुद को ड्रैगन बताता है। तो मैं आपको बताऊं, ड्रैगन भी डूब गया है, चीन भी काफी हद तक डूब गया है। और ये एक छोटी सी तस्वीर से आप समझिए क्या हाल है इस खुद को सुपर पावर बोलने वाले ड्रैगन की, जहां पर बाढ़ से हर साल वहां पर भी जो त्राहिमाम होता है, जो तबाही आती है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। अगले फ्लोर ग्राफिक्स में बात करेंगे नेपाल लैंड ऑफ क्रैश। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इतने नेपाल में हादसे अगर प्लेन के होते हैं, आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर, हर साल एक खबर आ जाए वहां से प्लेन क्रैश की, तो आपको यह भी समझना होगा कि कहां पर चूक है, कौन से टाइप के ये विमान है, क्या ये बड़े जहाज हैं, छोटे जहाज हैं। और जो कमर्शियल एयरलाइंस होती हैं उनमें ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती, लेकिन नेपाल में जो छोटे एयरक्राफ्ट जहां जहां फ्लाई होते हैं वहां पर ये दिक्कत आती है। एनालिसिस बड़ा होगा, आप बने रहिए। चलिए शुरुआत नेपाल से ही करते हैं। खबरों में पहली खबर वही है, दुनिया का एक छोटा और खूबसूरत देश नेपाल, जो आज फिर एक बार चर्चा का केंद्र बन चुका है। वजह वही पुरानी है जिसके कारण नेपाल बार बार दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वह चिंताजनक और डराने वाली बात भी है। नेपाल में आज फिर एक विमान हादसा हुआ है, जिसमें विमान में सवार 19 लोगों में से, सोचिए 19 लोगों में से 18 लोग काल के गर्त में समा गए, यानी उन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठा। यह हादसा उस दौरान हुआ जब शौर्य एयरलाइंस का 50 सीटर वाला विमान काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करते वक्त रनवे से फिसल गया। साल दर साल होने वाले विमान हादसों की वजह से दुनिया का यह खूबसूरत देश अब अपने विमान हादसों की वजह से भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और लोगों के दिलों में एक डर पैदा कर रहा है। पर आखिर नेपाल में होने वाले इन ताबड़तोड़ विमान हादसों की वजह क्या है? क्यों नेपाल में हर साल विमान हादसे हो रहे हैं? ये समझने के लिए देखिए हमारी ये खास। तक 19 बार दुर्घटना का शिकार हो चुकी है। वहीं येटी एयरलाइंस के विमान 5 बार दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। विमानों की खराब फिटनेस के चलते यूरोपियन यूनियन ने तो साल 2013 में नेपाल की सभी एयरलाइंस पर उनके एयर स्पेस में उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगर बात नेपाल की मौसम की करें तो दुनिया की सबसे ऊंची 14 चोटियों में से 8 नेपाल में, जिनमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जिसके चलते यहाँ के मौसम का पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है और मौसम किस वक्त करवट बदल ले इसके बारे में कुछ भी कहना आसान नहीं रहता। ठंडे रहने वाले नेपाल में बेसमय उतरी धुंध और धुआंधार बारिश भी विमानों के लिए खतरा पैदा करती है, जिसके चलते विमानों को लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में साल 2023 में येटी एयरलाइंस का एक विमान हवाई अड्डे से भटककर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें लगभग 72 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज लैंड ऑफ क्रैश बन चुके नेपाल को अपनी गलतियों से सबक लेते हुए हादसों की वजह बन रही खामियों पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य में ऐसे हादसे ना हो इसके लिए जरूरी कदम भी उठाने चाहिए, क्योंकि बार बार हो रहे हादसे इशारा करते हैं घोर लापरवाही और अनदेखी की तरफ। जहां एक तरफ 1956 से अब तक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के मात्र 7 विमान हादसे का शिकार हुए,
तो दूसरी तरफ नेपाल की घरेलू एयरलाइंस के 59 विमान हादसों का शिकार हुए, जिससे एक बात का तो साफ पता चलता है कि कमी नेपाल के घरेलू स्तर पर है, जिसकी जांच और उस पर कार्रवाई की घोर आवश्यकता है। पैसे कमाने में लगी एयरलाइंस को अब लोगों की जान की कीमत को भी समझना होगा और सरकार को भी अपनी आंखें खोलकर कदम उठाने होंगे, वरना हर साल हादसा इंतजार करता रहेगा अपने शिकारों का। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खबर आपने देखी, गंभीरता को भी समझा और आपको मैं बता दूं, इस पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न भी जो पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आएगा कि छोटे देशों में प्लेन क्रैश तकनीकी गड़बड़ी ही कारण है क्या उसका, है ये हमारा प्रश्न था। 88% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और जनता जनार्दन सब कुछ जानती है, आपके मत का हम सम्मान करते हैं जनमत में, क्योंकि ये सही भी है। ये विमान भी जो था वो जा रहा था मरम्मत के लिए और उसी दौरान ये क्रैश हो गया। 12% लोग इस बात से सहमत नहीं है। तो मैंने भी जिस तरीके से आपसे ये कहा था, ये बात आप समझिए, विमान के हादसे के दो मुख्य टाइमिंग्स जो होते हैं सबसे ज्यादा, वो जब टेक ऑफ कर रहा होता है और जब लैंड कर रहा होता है, वो दोनों समय जो हैं वो खतरनाक स्थिति के होते हैं। और छोटे विमान में ये संभावना ज्यादा होती है खराब मौसम में। जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं, अगर आप भारत का रिकॉर्ड देखें स्पेशली, आपने कभी कोई ऐसी खबर नहीं सुनी होगी। तो इसलिए बार बार अनुरोध करता हूं, विमान में ट्रैवल करने से डरिएगा मत, लेकिन ये आपको जानना जरूरी था। आज का हादसा ऐसा था जो कि छोटे विमान से हुआ था, नेपाल में हुआ था, जिसकी मेंटेनेंस का कारण भी एक बड़ा कारण है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेपाल की बात करी तो भारत की भी बात करेंगे। जनमत में अब बात बजट की करेंगे, जिसे कल वित्त मंत्री जी ने पेश किया था, जिसके विरोध में आज सुबह सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने संसद के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जहां इंडी ब्लॉक के नेताओं ने कहा कि इस बजट से 90% देश गायब है और इसमें सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया है, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्रियों के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है। ये मोदी सरकार बचाओ बजट है, यानी ये मोदी सरकार बचाओ बजट है। अपनी सरकार बचाने के लिए मोदी ने ये बजट लाया है, ये विपक्ष कह रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन में भी बजट को लेकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट किया, यानी वो बाहर निकल गए। वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ शेम शेम का नारा लगाते हुए सदन से बाहर चले गए। यहां पर भी आंदोलन कर रहे हैं, सदन में भी। वहीं बजट पर आज पक्ष भी विपक्ष पर राजनीतिक बयान तीर चलाता नजर आया। क्या कुछ कहा गया आपको सुनाते हैं, हमारे बयान तीरों से आप समझेंगे। लेकिन ये कमाल का बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र दो व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। और जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया, या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है, जैसे कि बिहार और आंध्रा, उनको सब कुछ लुटा दिया गया। लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मेडिकल रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास लोगों को रिलैक्सेशन रिलीफ देने का, या किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं, या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को 1 राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। कल जो बजट पेश हुआ उसमें किसान नाम गायब था। किसानों के प्रति सरकार की जो अनदेखी है वो अब जगजाहिर हो चुकी है। सरकार बनने के बावजूद भी सिर्फ कुछ झूठे वादे कर कर अपने साथियों को खुश करने का काम किया गया है। किसानों की मदद करने का अभाव पूरा झलकता है। और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी पे कानून बनाने की बात करी थी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सदन के अंदर पुरजोर तरीके से किसानों की मांग को हम उठाएंगे और सड़कों पर ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। किसान की दृष्टि से अगर देखें
तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तब होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल, सब्जी और अनाज की 109 नई वैरायटी बीज की वो जारी की जाएगी, जो जलवायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो, अच्छा उत्पादन देंगे। न केवल उत्पादन बढ़ाने की बात है, अपितु लागत घटाने के प्रयत्न भी इस बजट में हैं। किसान को कमी आएगी, इनपुट डालने का मौका इस राशि से उनको मिलेगा, लेकिन आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको बढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5,000 की नौकरी दे रहे हैं, पहले तो 10 साल आपने बेरोजगार बनाया, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। Will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth for 12 months to real life business environment, varied professions and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. फूड सिक्योरिटी का हमने प्रोग्राम किया, हेल्थ को मकान बनाने का आश्वासन दिया, आवास बना, उसमें अभी भी 50% भी नहीं हुआ। अब आगे बनाने का आश्वासन तो दिए हैं, तो जब छत मिलेगा तभी लोग याद करेंगे। अब फिलहाल तो वो शायद मैं तो समझूंगा कि वो जो भाषण करते हैं और मोदी जी पहले की गारंटी तो कुछ नहीं दिए, तो अब इस की जो योगदान दुनिया में हो सकती है, क्योंकि दुनिया में स्किल्स की शॉर्टेज है। अभी तो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है, अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, तो 10 साल में कई ठो नौकरी दी। और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं, आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी, कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेगी? ये डिमांड तो हमारा है ही, हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए, ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए। मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है, तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राहत हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहार फर्स्ट, और ये जितना मांझी जी, तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है। Projects including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. जारी है। विपक्ष ने बजट को भेदभाव वाला बताते हुए मोदी सरकार का एक बार फिर से विरोध किया है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की विरोध पॉलिटिक्स ने अब नीति आयोग की बैठक को निशाना बनाया। देखिए इस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। मोदी सरकार देश के हित में बड़े बड़े फैसले लेती है तो विपक्ष फैसले पर सवाल उठाने और विरोध करने का मौका ढूंढने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। इस बार विपक्ष ने नीति आयोग को अपनी विरोध की पॉलिटिक्स का हथियार बनाया। दरअसल बजट के विरोध में कांग्रेस और डीएमके पार्टी के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करने वालों में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इसमें कांग्रेस शासित राज्यों के 3 मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री में तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सिद्धारमैया और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन शामिल हैं।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी सरकार के इस बजट का विरोध करते हुए कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाले नीति आयोग की बैठक का विरोध करेंगे। यह सरकार एकदम संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रही है। इंडी गठबंधन ने गैर बीजेपी शासित राज्यों को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया है। विपक्ष की डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से आम जनता के हितों का नुकसान होता है। नीति आयोग की बैठक में राज्यों के विकास को लेकर चर्चा होगी। नीति आयोग की बैठक कोई पॉलिटिक्स प्रोग्राम नहीं है जिस पर विपक्ष सियासत के मौके तलाश रहा है। 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होगी। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई सीएम बैठक में शामिल होंगे। इस बार के बजट में मोदी सरकार ने विकसित भारत के मिशन को नई उड़ान दी। ऐतिहासिक बजट में पीएम मोदी ने सभी वर्गों का ख्याल रखा। कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम क्षेत्रों में विकास की धार को तेज करते हुए कई योजनाओं का ऐलान किया। लेकिन मोदी सरकार का बजट विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। इंडी गठबंधन के नेता बजट में सियासत का मौका तलाश रहे हैं और इसके लिए इस बार विपक्ष ने नीति आयोग को अपनी राजनीति की प्रयोगशाला बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न पूछा, वो भी आपको बता दें। बहिष्कार राजनीति से ज्यादा कुछ और नहीं। 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 3% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो बहुमत ये मानता है कि बहिष्कार राजनीति से ज्यादा और कुछ नहीं है और केवल 3% लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये जो आपका पोल है इससे हम सहमत नहीं है, ना में जवाब दे रहे हैं। लेकिन बहुमत मान चुका है। चलिए अब पड़ोसी देश चीन की बात करते हैं। अब बात पड़ोसी देश ड्रैगन चीन की करते हैं, जो खुद को ड्रैगन कहता है। आपको बता दें, उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी चीन में इस समय बाढ़ आने के कारण लोगों की हालत खराब है, जिसके कारण अभी तक लगभग 20 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है और कई लोग लापता हैं। पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश के कारण यहां बाढ़ आ गई थी। यही नहीं, कुछ दिन पहले पुल ढहने से भी 12 लोगों की मौत हो गई थी। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही ये जो तस्वीरें हैं उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी चीन की है, जहां दुचीन में अचानक बाढ़ आने से स्थिति गंभीर हो गई है। बाढ़ से 20 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। पुल देखिए किस तरीके से टूटकर ऐसे बह के चला गया जैसे ये कोई था ही नहीं, कुछ वजन ही ना हो इसका। दर्जनों लोग लापता हो गए हैं और वो दृश्य, ये भयावह दृश्य देखिए। सड़कें लबालब एकदम समंदर बन गई हैं, नदियों की तरह नजर आ रही हैं। दर्जनों लोग लापता। बीते रोज बाढ़ के कारण पुल, जिस तरीके से हमने आपको तस्वीर बताई थी, वो ढह गया था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह पुल के पास पहुंच गया था, लेकिन अन्य वाहन चालकों के चिल्लाने की आवाज आई। वे ब्रेक लगाने और कार रोकने के लिए कह रहे थे। आगे प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मेरे सामने एक ट्रक नहीं रुका और पानी में गिर गया, वहीं वो बहकर चला गया। रिपोर्ट के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों को ढूंढने के लिए बचाव और राहत प्रयास करने का आग्रह किया है। इसी बीच दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत के यान कस्बे में रात भर भयंकर तूफान के कारण आई बाढ़ के बाद शनिवार को 30 से अधिक लोग लापता बताए गए। शनिवार शाम तक 8 शव बरामद कर लिए गए थे, जबकि 4 लोगों को बिना गंभीर चोट के बचा भी लिया गया है। बहरहाल चीन के शनाक्सी प्रांत में जारी ये भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पुल का एक हिस्सा भराकर गिर भी गया। 11 लोगों की मौत की खबर यहां पर, जबकि 30 से अधिक लापता होने की सूचना यहां पर। सूचना पर राहत बचाव जो कार्य करने वाले लोग हैं वो वहां पर पहुंच गया। और ये देखिए, ये गाड़ियां कैसे पूरी की तरह पूरी यहां पानी में डूबी हुई नजर आपको आएंगी और ये लबालब पानी से भरी हुई तस्वीरें चीन की। अब ये देखिए, इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर चीन पर ये मौसम का कहर ना जाने कितनों को बेघर करेगा, कितनों को बर्बाद करेगा। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। तो हमने चीन की तस्वीर आपको दिखाई और आपसे पोल के माध्यम से प्रश्न भी पूछा। प्रश्न था कि बारिश ने मचाया है चीन में हाहाकार। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपसे जो प्रश्न था, 91% लोगों ने, 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 9% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो बारिश ने मचाया चीन में हाहाकार, ये प्रश्न का उत्तर सही है। जनता सही बता रही है।
जनमत में बात अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की निदेशक किम्बरली शीटल की करते हैं। अमेरिका में जारी राजनीतिक माहौल के बीच बीते 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले ने अमेरिका की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। वहीं अब इस कड़ी में आज एक नया मोड़ आ गया जब अमेरिका की सीक्रेट सर्विस एजेंसी की चीफ किम्बरली ए शीटल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वास्तव में 13 जुलाई को ट्रंप पर हुए हमले के बाद अमेरिका की सीक्रेट सर्विस एजेंट्स पर कई सवाल उठने लगे थे, जिनके इस्तीफे की मांग भी की जा रही थी। जिन मांगों को गंभीरता से लेते हुए एजेंसी की चीफ किम्बरली शीटल ने बीते 23 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस दौरान किम्बरली शीटल ने अमेरिकी संसद के निचले सदन में सुरक्षा चूक के लिए पूरी जिम्मेदारी भी ली है। अपने इस इस्तीफे से सुर्खियों में बनी हुई किम्बरली शीटल मिशेल ओबामा की दोस्त और पेप्सिको की सिक्योरिटी हेड रह चुकी हैं, जो सितंबर 2022 से सीक्रेट सर्विस को लीड कर रही हैं। इससे पहले शीटल पेप्सिको के साथ ग्लोबल सिक्योरिटी में वरिष्ठ निदेशक के पद पर भी काम कर चुकी हैं। शीटल अटलांटा में संगठन के फील्ड ऑफिस की प्रभारी विशेष एजेंट थीं, जिन्हें साल 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रेसिडेंशियल रैंक अवार्ड से सम्मानित किया था। शीटल के ओबामा कनेक्शन की वजह से उन पर काफी समय से डेमोक्रेटिक पार्टी का पक्ष लेने का आरोप लगता रहा है। इसका कारण ओबामा परिवार से इनकी नजदीकियां हैं। यही नहीं, कई नेताओं ने दबी जुबान में यह भी कहा है कि शीटल को कई बार ओबामा परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हुए देखा गया है। शीटल के आलोचकों का यह दावा है कि ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की पक्की दोस्त हैं और इसी दोस्ती के कारण ही शीटल को सीक्रेट सर्विस चीफ के पद का इनाम मिला था। वहीं अब शीटल का इस्तीफा कांग्रेस समिति के समक्ष पेश होने के एक दिन बाद आया है। तो इसी खबर पर भी हमने आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न पूछा था और वो आपका जवाब भी उस पर आपको बताते हैं। किम्बरली शीटल को जिसका इस्तीफा दिया गया है वो सही है या नहीं है, इस पर हमने आपसे राय पूछी। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमने आपसे सवाल पूछा था और इसका जवाब देखिए, 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 4% लोगों ने ना में यहां पर जवाब दिया है। तो बहुमत ये मानता है कि हाँ, किम्बरली शीटल का इस्तीफा सही था। जनमत में अब बात करेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की, जो व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने वाली हैं, लेकिन वह अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगी, जिसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संबोधित करने वाले हैं। ये चौथी बार होगा जब नेतन्याहू अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। नेतन्याहू जिस संयुक्त सत्र का संबोधन करने जा रहे हैं, उसकी अध्यक्षता आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति करती हैं। वहीं इंडियानापोलिस में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण कमला हैरिस इसमें शामिल नहीं होंगी, लेकिन नेतन्याहू का अमेरिकी संसद में संबोधन के दौरान कमला हैरिस का वहां से अनुपस्थित होना क्या कमला के इजराइल विरोधी कदम के रूप में देखा जाना चाहिए? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। नेतन्याहू द्वारा अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का कार्यक्रम दिलचस्प बना हुआ है और यह चौथी बार होगा जब नेतन्याहू अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। नेतन्याहू जिस संयुक्त सत्र का संबोधन करने जा रहे हैं, उसकी अध्यक्षता आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति करती है। वहीं इंडियानापोलिस में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण हैरिस इसमें शामिल नहीं हो पाएंगी। वहीं अब अमेरिका की राजनीति में कमला हैरिस के इस कदम के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। इसी खबर पर हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपसे जो सवाल पूछा था वो भी आपको बता देते हैं। नेतन्याहू के भाषण को छोड़ना निराशाजनक है क्या? ये हमने प्रश्न आपसे पूछा। जनता जनार्दन का जवाब जनमत में आता है। 88% लोगों ने बोला हाँ निराशाजनक है, 12% लोगों ने बोला नहीं निराशाजनक नहीं है। जनमत में आज हम बात करेंगे तुष्टीकरण के लिए दिए गए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान की जिससे विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें, बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हो रही हिंसक झड़प के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान से विवाद हो गया।
हालांकि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हिंसक प्रदर्शन में कमी भी आई, वो रुक भी गए, लेकिन सीएम ममता बनर्जी के बयान के विवाद के बाद इतना विवाद जो है वो बढ़ गया कि बांग्लादेश सरकार ने इस मामले को लेकर भारत सरकार को एक नोट भी भेजा है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। दरअसल ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को एक कार्यक्रम में कहा था कि वो हिंसाग्रस्त बांग्लादेश में फंसे लोगों को अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी उनके लिए और उन्हें पश्चिम बंगाल में शरण देंगी। इसके लिए ममता ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का हवाला दिया था। मामले में बांग्लादेश ने भारत सरकार को एक आधिकारिक नोट भेजा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान के साथ ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों से भ्रम की स्थिति बनती है। बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कर्फ्यू लगाने, सेना तैनात करने और देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे, जिसका बचाव करते हुए कहा कि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए थे। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल ने ममता बनर्जी से उनकी टिप्पणी पर रिपोर्ट भी मांगी है। राजभवन ने कहा है कि विदेश मामलों से संबंधित किसी भी मामले को संभालना केंद्र का विशेषाधिकार है। तो इस पूरे मामले में राजनीति जो है वो गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री का बयान क्या है वो भी सुनिए, बहुत गंभीर है। द्रास कारगिल में 25वें कारगिल विजय दिवस के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। साथ ही सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1999 के करगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 जुलाई को युद्ध स्मारक पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। तो ये तस्वीर आप देखिए द्रास कारगिल की, और यहाँ की तस्वीरों से आप समझिए ये शौर्य की धरती की वो तस्वीरें जहां देश के वीर सपूतों ने बलिदान दिया था मां भारती के लिए, और तुमको ना भूल पाएंगे कारगिल वीर जो है उनको नमन हम यहां पर करते हैं। इसी जगह से हमारे वरिष्ठ संवाददाता वहां के ब्यूरो चीफ रोहिल की जो रिपोर्ट है वो भी आपको देखनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद है करगिल के वार मेमोरियल में, जहां पर 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। और इस बार रजत जयंती मनाई जा रही है क्योंकि साल 25 जो वर्ष है वो करगिल युद्ध को पूरी तरीके से हो जाएंगे। आपको तस्वीरें थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो करगिल वार मेमोरियल है उसको पूरी तरह से सजा लिया गया है दुल्हन की तरह, और पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरीके से जो है हतमी शक्ल दे दी है। और व्यवस्थाओं की बात करें तो सभी तमाम तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को यहाँ पर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिन जवानों ने करगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। और जवानों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रजत जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के सख्त तरीन इंतजाम किए गए और साथ ही साथ कल यानी कि 25 जुलाई को बहुत सारे प्रोग्रामों का आयोजन भारतीय सेना के जानब से अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है। और उसके बाद 26 जुलाई को है उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी जिन जवानों ने देश के लिए अपनी जान जो है वो कर ली। के साथ रोहित बशीर, करगिल वार मेमोरियल, द्रास। तो इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट भी आपने देखी और इसकी तस्वीरें आपको और भी हम दिखाएंगे, कल भी दिखाएंगे, लगातार कवरेज बनाए रखेंगे। हमें, हमारी पूरी टीम को, यानी मुझे, शिवम दत्त मेहता और जनमत की पूरी टीम को आगे दीजिए। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।